तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना वो जो चीफ्टेन था एक, उसको निपटाने वाला था क्योंकि आपने देखा ही था अच्छा खासा लौंडा इंजर्ड कर चुका था। तभी बीच में कूदता है जो यूनिट 3 का कैप्टन था वो, जो कि एक मरफॉक भी है। मरफॉक मतलब मछली वाला इंसान समझ लो। और ज़ू को आता है गुस्सा भाई, क्योंकि अगर वो इसे मार देता है तो लौंडे को मिल जाएंगे 80 स्पिरिचुअल स्टोन्स, जो कि बहुत होते हैं। अब आगे तो देखो, जो भी मारेगा 80 स्पिरिचुअल स्टोन तो मिलेगा, फिर उसका नाम भी तो अच्छे से आएगा ना सेक्ट में, थोड़ा मशहूर भी होगा, आगे के लिए रास्ता आसान बनता है फिर। और जू का वैसे था भी नहीं, वो चीफ को मारने गया भी नहीं था, हाइड आउट चीफ को। वो तो बंदा ऐसे ही एक्टिंग करके सोया हुआ था जिसे जू पहचान लेता है, और जू सीरियसली इंजर्ड कर चुका है। तो जू की आंखों में इसमें खूनी दृश्य को देखा जा सकता था। तो जैसे ही ये जो मरमैन था, यानी अपना दूसरा यूनिट 3 का कैप्टन, किलिंग इंटेंट देने वाला था, अटैक करने वाला था, जू एक टेक्निक यूज करता, पानी की बूंदे इस कैप्टन की तरफ बना दे, जेलीफिश के में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कैप्टन चलाता है, ये क्या सीन है, शील्ड बना, क्योंकि जू ने एक अटैक कर दिया था जेलीफिश वाला इसके ऊपर। लेकिन जैसे जेलीफिश शील्ड को टच करती है, फूट जाती है, पानी की बूंद की तरह बह जाती है, शील्ड बेसिकली फूट जाता है, माफ करिएगा। और जेलीफिश भी पानी की बूंद में साथ में बदल ही चुकी थी, और इस बार जाल का शेप ले लेती है, क्योंकि देखो यार, लौंडा जो जू था ना, पानी को किसी भी तरह का आकृति दे सकता था, आकार दे सकता था। तो मरमैन को ये पानी का जाल बना करके ट्रैप कर देता है। उधर वो चीफ भाग चुका था, लगभग 9 मीटर की दूरी पे था। जू इस मौके का फायदा उठाता, एक हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहा था इसे हिट करने देता ही है, ताकि इसकी स्पीड और बढ़ जाती। जू के मुंह से खून आ, लेकिन अब देखो, कोई अटैक आप पे करेगा तो आप आगे की तरफ ही जाओगे, और तो इसका और फायदा उठा लेता है। तो जू की स्पीड और बढ़ चुकी, राइट हैंड ये आगे बढ़ा, सरिया निकालता है। उधर जो मरमैन था वो जाल से निकल चुका, देखो उसी का अटैक था जो जू को लगा था। तो फिर से वो अपने एक हाथ जैसा अटैक बना करके आगे बढ़ाता है चीफ को मारने के लिए। लेकिन तभी जू का जो सरिया था ना, उसकी स्पीड और बढ़ जाती, काली बिजली के समान एकदम कौंधते इस बंदे का जो चैक्रैम था, मतलब हाथ या जो भी उसने अटैक किया था, उसको पार कर जाता है और सीधा वो चीफ्टेन के खोपड़ी पे जाके लगता है, आर पार निकल जाता है। थोड़े समय बाद उस बंदे का हाथ पहुंचता और गर्दन को पकड़। इधर जू क्या करता है ना, खोपड़ी अब उस बंदे की जब हाथ लगती है तो खोपड़ी और निकल जाती है, मतलब टूट जाती है, बोल लो या अलग हो जाती है शरीर से। जू उस खोपड़ी को पकड़ लेता है, कोल्ड लुक देता है इस कैप्टन को, और ये कैप्टन भी ऐसा ब्लिस को लुक देता है, तुम मेरा कैसे क्रेडिट ले रहे हो। और उसके बाद ये जू की तरफ पड़ता है, मतलब उसका वेपन था कुछ चक्राम करके या जो भी, पहले ये उसे उठाता है। जू की आंखों में अलग एक खूनी इंटेंट था, और वो तैयार था एक पॉइजन पिल भी क्रश कर, जो कि हवा में फैलने लगती। इसका जो परछाई था ना, वो भी फैलना शुरू करता है, और अगर ये मरमन एक कदम आगे लेता है तो परछाई इसको दबोच लेगी। क्या होगा आपको पता है, इसके शैडो में करप्शन है, करप्शन पूरा भर देगा शैडो, और फिर जू किंग उसको निपटा देगा। अब इस बंदे का ना अगला कदम जू के शैडो पर पड़ने वाला, तभी पीछे से एक आवाज आती कि तुम कौन होते, मेरे यूनिट 6 के बंदे का क्रेडिट चुराने वाले। और ये थे कैप्टन यूनिट 6 के, यानी जू के कैप्टन। इनके पीछे कुछ और कांस्टेबल्स भी थे। कैप्टन के शरीर में ब्लड उलट लगा हुआ, और तुम्हें पता यार, कैप्टन खुद ही एक खंखार आदमी है। जू अगर किसी बंदे को नहीं समझ पाए ना आज तक, तो ये कैप्टन ही अपना यूनिट 6 वाला। अब बंदा पैर अपना आगे नहीं बढ़ाता, मरमैन पीछे हट जाता है। इसके भी कुछ यूनिट 3 के मेंबर्स आते। फाइनली यंग मरमैन समझ जाता है कि मैटर बड़ा हो जाएगा, तो हंसता है और कहता है तुम अभी तो जीवित रह सकते हो। जू से कहता है लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं। तो अपने कांस्टेबल के साथ ये इधर से आगे निकल जाता है। जू की आंखों में अभी भी किलिंग इंटेंट था। इधर कैप्टन जो थे वो स्माइल करते हैं जू की तरफ और कहते तुमने अच्छा किया, और कहते ये लो सेव खाओ मेरी तरफ से। जू इस सेव को खाता है। सेव थोड़ा ये अलग था, मीठा तो था लेकिन थोड़ा ब्लड का टेस्ट आ रहा था। इधर यूनिट 6 के जो भी लोग थे काफी एक्साइटेड थे, जो कांस्टेबल्स। कैप्टन ने एक चीफ को मारा था, जू ने एक को मारा था, तो ये लोग और अमीर हो जाएंगे। और 20 स्पिरिचुअल स्टोन तो शुरुआत है, और भी मिलेंगे। इन्होंने जो सिंगल सिंगल लोगों को मारे होंगे उसके तो अलग मिलेंगे। उसके बाद कैप्टन कहते हैं निकलते हैं यहाँ से। इधर लोगों को समझ में आ चुका था जू कितना तगड़ा आदमी। कैप्टन साथ में चल रहे थे, जरा स्पीड उनकी कम हो जाती है, जू के बराबर में थे। इनके हाथ में वो एक टालिस्मैन ट्रेजर था ब्लू कलर का, मतलब वो नाइट डॉव का जो चीफ यूज करता था ना, बड़ा सा हाथ जिससे बनाता था, तो ये उसी का था। और ये बोलते हैं कैप्टन के तुम रख लो, मतलब 2 बार तो अभी भी ये काम आ जाएगा। टालिस्मैन देखो उसकी लाइफ होती है, आप जितने बार यूज करोगे उसके पावर कम होते जाते हैं। कैप्टन इसरान कहते हैं जू से क्या मैं थोड़ा जल्दी आ गया। सो जवाब नहीं देता। फिर कैप्टन कहते हैं वहां बहुत सारे लोग थे, मतलब हमारे क्राइम डिपार्टमेंट को तो थे ही, और धर्मा प्रोटेक्टर्स भी थे। और कहते हैं मैं नहीं कह रहा कि तुम मार नहीं सकते, लेकिन ये मर फोक्स जो होते हैं ना, हमारे साथी होते हैं, उनकी में थोड़ी आदत वैसी होती है। मतलब ये बोल रहे थे जू कि अगर मैं लेट आता तो तुम शायद उसको मार सकते थे, लेकिन सही नहीं है। आप स्टोरी थोड़ी सी डीप है, देखो यार। और उनके कुछ उत्पात के बारे में भी बताते हैं कि वो लोग कभी कभी रेबेल करते हैं, मतलब विपरीत जाने लगते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, बहुत सी चीजें बताते हैं। तो फिलहाल जू इस टालिस्मैन को रख लेते, सैक में से अपने कुछ तो चीजें निकालता है, उसमें से एक कैप्टन को दे। इस दौरान जू कुछ सवाल पूछता है कि ये जो इंसान नहीं होते, क्या उनके शरीर का जो अख्तियार होता है, ढांचा होता है, वो अलग होता है इंसानों से। कैप्टन अपना बताते हैं हाँ कुछ तो अलग होते हैं, और कहते देखो जहर को ले लो, कुछ ऐसे जहर हैं जो इंसान सह नहीं सकते, लेकिन वही जहर जो इंसान नहीं होते उन पे काम नहीं करता। और वैसे उल्टा भी उसका समझ लो, मतलब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो इंसान खाए तो उसके शरीर के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो इंसान नहीं है वो खाए
देखो मैं एलियन बोल लेता हूँ इन लोगों को, मर फॉक्स या जो भी लोग हैं, मतलब जो एलियन है उनको शायद मार भी सकता है। जू का एक दिमाग हमेशा चलता था कि जो उस लाइन को क्रॉस करेगा ये उसे मार देगा। मर फॉक को ये छोड़ने वाला तो नहीं था, वो जो कैप्टन था, खास करके जो इसके लाइफ के लिए खतरा बने उसको तो ये छोड़ नहीं सकता। लेकिन इस बार चौकस रहना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा एलियन है, मर फॉक है। तो ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। अभी लोग पहले डिपार्टमेंट जाते, फिर वहां से अपने अपने घर लौट जाते। जू अपने धर्मापोर्ट पर नहीं जाता है, आसपास जाके छिप जाता है और 2 घंटे बाद इससे वो एक मरमैन दिखाई देता और जू देखता है कि वो अकेले नहीं, उसके साथ में जो एक बंदा था ना वो फाउंडेशन लेवल पे था। जू और चौकन्ना हो जाता और जू देखता है कि उस बंदे पर जहर शायद काम नहीं किया था, क्योंकि आपको याद होगा जू ने वो पिल फोड़ा था जहर वाला और कैप्टन ने यही बात कही थी। तो तुम लोग समझो कि कैप्टन कितना होशियार है। वो उस समय वहां था नहीं, बट वो जू को जहर के बारे में एग्जाम्पल नहीं देके बोलता है, नहीं बोलता है कि तुमने जहर का इस्तेमाल किया था, उदाहरण में बताता है। बट सोचो आप, फिर जू उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। तो इस रात मतलब बहुत सारे नाइट ऑफ के जो मेंबर्स थे, पावरफुल एक्सपर्ट मारे गए थे। अलग अलग लोकेशंस पे भी सेम हुआ था, जैसे यहाँ पर यूनिट 6 वाले आए थे, यूनिट 3, वैसे ही अलग अलग जो जिले हैं वहां पर अलग अलग टीम गई थी। मिला जुला करके 2000 मारे गए थे नाइट ऑफ वाले। और वॉयलेट मतलब क्राइम डिपार्टमेंट के भी 300 डिसाइपल्स मारे गए थे। बट फिर भी देखो यार, 2000 सामने वाली टीम को मारे हैं आपने, दोस्तों 300 आपके मरे हैं तो चलता है। फाइनली रिवार्ड मिल जाता है। जू को 138 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं, स्पिरिचुअल स्टोन्स। अब इसका यही था कि धर्मा बोर्ड के लिए अच्छे मटेरियल्स खरीदने हैं। मिशन को पूरे हुए 2 दिन हो चुके थे और जू का पूरा ध्यान उस मरमैन पे था। कई बार ये उसे फॉलो करता, लेकिन उस बंदे के साथ हमेशा धर्मा प्रोटेक्टर्स रहते। जू उसका कुछ कर नहीं पाता है और जू का एक आदत था भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा सब्र था। तीसरे थे कि अपने धर्मा बोर्ड से रिलेटेड कुछ काम कर रहा, मतलब धर्मा बोर्ड के अंदर तक अपना साधना कर रहा था, कल्टीवेशन। तो किसी का मैसेज आता है, एक बंदे ने इसको इनविटेशन भेजा था और ये था किन पेंग, जो कि इसके साथ ही ये 7 पीक ज्वाइन किया। और ये बोलता है मुझे वो हर्षु क्रैप्स मिल चुके हैं, ज्यादा तो नहीं बस 2 मिल गए, तो हम लोग क्यों ना मिलते हैं। मैं लीजी में और जायो हुआई को भी आज रात के लिए डिनर पे इनवाइट करता हूँ, हम सब वहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको याद होगा ये चारों एक साथ ही ज्वाइन किए थे। मैसेज भी सिंसियर था तो जू भी स्वीकार कर लेता। और जू के हिसाब से ये वाला जो जहर है ना, जो कि कड़े वाला, वो समुद्री ही चीज होती है, तो शायद ये उस पर काम करे। मस्त अपना कल्टीवेशन करता है, शाम के हिसाब से फिर ये निकलता है। आज इसकी रात में ड्यूटी थी भी नहीं, अच्छा खासा ही मतलब नाव जो पोर्ट के आसपास का एरिया होता है वहीं पर था। एक अच्छी बिल्डिंग थी, अच्छा रेस्टोरेंट था। कोस्ट गार्ड डिवीजन जैसे इनका क्राइम डिवीजन है, वैसे ही कोस्ट गार्ड डिवीजन मतलब जो समुद्र के आसपास के गार्डिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। जू अपना रेस्टोरेंट के बाहर पहले थोड़ी देर खड़ा रहता है, वेटर की तरफ इसका ध्यान जाता है, वेटर से ग्रीट करता है और वो बोलते हैं मैं कुछ फ्रेंड से मिलने आया हूँ प्राइवेट रूम के लिए। वेटर इसको 2nd फ्लोर पे ले जाता है जहाँ पर किन पेंग पहले से था। ये वो जगह था जिसे 7 ब्लड वाले डिसाइपल्स ही यूज कर सकते। और ये बात ही कर रहे थे, अंदर जब देखता है कमरे के अंदर पहले से ये लोग बात कर रहे थे, कुछ आवाज भी इसे सुनाई देती है कि एल्डर ब्रदर्स आओ। यहाँ पर तो रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, मतलब सीट बुक करना प्राइवेट रूम्स के लिए, बट आपको मिल गया। इनके डिशेस भी काफी खास रहते हैं। तो ये बताता है देखो हम डिसाइपल हैं और मैं कोस्ट गार्ड डिवीजन में ही हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान था। और ये सब चीजें ना वो जो लड़की थी जायो हुई वही पूछ रही थी और ये बता रहा था। इस दौरान वेटर रूम खोलते हैं और सू अपना एंटर करता है, जहाँ पर बहुत सारे डिशेस बोल सकते हो परोसे गए। 2 वुमेन और 1 मैन बैठे थे। वो तीसरी लड़की लीजी में थी, मतलब दूसरी लड़की। और इस दौरान जायो हुई भी जब देखती है ना जू को, तो बोलती आप कौन है, क्योंकि देखती यार जू कितना ही हैंडसम बंदा था ना, और पावर इसका फ्लक्चुएशन भी तगड़ा था। किनपेंग इस दौरान खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता नहीं। लीजी में पहचान जाती है और बोलती ये आप हैं क्या, एल्डर ब्रदर जू। सोचो ये बंदी भी जू को देख रही है। फर्स्ट टाइम ये लोग तब मिले थे जब जू बंजारे की तरह आया था और 7 पिक डिसाइपल्स का ट्रायल्स चल रहे थे और ये साथ में पास हुए थे, लेकिन ये एक बार में पहचान गई थी। जायो ही हैरान हो जाती है, जू को ध्यान से देखती है, क्योंकि जू जब उस समय आता तो मिट्टी उट्टी आप समझ सकते हो। और जू इस दौरान उस लड़की की तरफ देखता है, सीमे की तरफ, कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो फिलहाल मतलब देखो जू तो ज्यादा बात नहीं करता था, इनकी बातचीत चलती है। जू भी थोड़ा बीच बीच में हाँ हूँ हिला देता था मुंडी। ली सीमे को ऑब्जर्व करता है जू कि वो पहले जैसी ही थी, बहुत ज्यादा ही मतलब सोचती थी, ओवर थिंकर या जो भी बोली। ज्यादातर जो भी बात चलती है ना किनपेंग जायो जीहाई के बीच में चलती, और जी में शांति जू किंग के जैसे ही बीच बीच में बस जू की तरफ देखती थी। बंदे का एक प्रॉब्लम था ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम था। अपना ये जो बंदा था किनपेंग बता रहा था कि मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता था, मतलब 7 ब्लड जो सेक्ट है उसके बारे में। तुरंत सब बातें करते और पूछते। जायो हुई भी जू किंग से बात करने को देखती और पूछती है, तो जू बताता है कि मैं तो क्राइम डिपार्टमेंट में हूँ। जायो हुई कहती है क्राइम डिपार्टमेंट, कौन से यूनिट में है। किनपेंग भी बोलता वाओ, क्योंकि बीच में कूद जाता ना कि मैंने सुना कुछ दिन पहले आप लोगों का कुछ मिशन हुआ था, हेड ऑफ लीडर्स को उड़ा दिया आप लोगों ने।
वैसे भी उस दिन मैंने देखा था आपकी हॉबगॉब्लिन की छाया जब आप पहली बार आए थे यहाँ पर तो। और किनपेंग ने फील किया था कि अब जू पहले से और स्ट्रांग हो चुका है। हालांकि जू ज्यादा कुछ बताता नहीं, बस बोलता है कि हाँ मिशन काफी खतरनाक था। और किनपेंग बोलता है हाँ मुझे पता है आप बॉडी कल्टीवेशन में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ना मैजिकल टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेंगी, तभी आप स्ट्रांग बन सकते हो। जू भी देख रहा था ये बंदा बहुत समझदारी से बात करता है, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि सामने वाले को बुरा लगे। और देखता है देखो किसी का कोई बुरा इरादा नहीं था। किनपेंग बोलता है हाँ मतलब सेवंथ पीक का जो क्राइम डिपार्टमेंट है वो हमारे जैसे ही है, कोस्ट गार्ड डिवीजन के जैसा ही। हमारे टीम में भी बहुत खतरनाक मेंबर है। इस दौरान किनपेंग बोलता है मैंने सुना उस मिशन में एक ऐसा बंदा था डिसाइपल जो अलग ही लेवल पे गया था, पक्का वो सेलेस्टियल ब्यूरो का होगा। मैं उसका नाम भूल गया, मैंने इतना सुना था कि उसने एक हाइडआउट चीफ को मार दिया था जो कि ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन में था। कैप्टन न होते हुए भी उस बंदे ने कैप्टन जैसा परफॉर्म किया। तो उस बंदे का जो सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर होगा, मतलब ये की कंडेंसेशन लेवल की बात कर रहा होता है कि वो पीक लेवल के आसपास हो। मतलब किनपेंग उस बंदे की बहुत तारीफ कर रहा था, नाम इसे याद नहीं। और उसको ये भी लगता है ना देखो जू तो बॉडी कल्टीवेशन वाला है और वो बंदा की कंडेंसेशन लेवल में है। फील करता है जू किंग के बॉडी से भी वो सी फॉर्मिंग मतलब की कंडेंसेशन का लेवल, लेकिन किस लेवल पे इसे नहीं पता चलता है। उस दिन उसने फील किया था जब दुकान में ये मिले थे दवाई वाले। जाए हुई भी बीच में बोलती हाँ मैंने भी उस मिशन के बारे में सुना था कि हाँ वो बंदा सेलेस्टियल डिपार्टमेंट यूनिट 6 का है, और सभी लोग बस उसी बंदे की चर्चे कर रहे हैं। जू इस बात को सुनकर काफी सरप्राइज होता है। और देखो जू का ये था ना, क्योंकि इधर 3-4 दिनों से वो बिजी था बस किस चीज में, मरमैन को ट्रैक कर रहा है, उसको मारने का देख रहा है। तो आसपास क्या चल रहा है इसे पता भी नहीं चलता है। किनपेंग कहता है चलो कोई ना, हम चारों को इससे क्या करना है, हम लोग बस यहाँ पर जिंदा ही रह लें वही बहुत है। देखो इसको भी चोट वोट लगी थी हाई में, जैसे कि ये टच करता। और जू को बोलता है आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, जैसे आप अपने बॉस को कुछ गिफ्ट विफ्ट दोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। देखो ये बंदा थोड़ा सा वैसा था कि हाँ ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते। और पीते पीते किनपेंग थोड़ा सा भंड हो जाता है, नशा ज़्यादा चढ़ जाता है। तो अपनी बहुत तारीफ करता है, मैंने ऐसा किया, मेरा अच्छा रिलेशन बन गया है कैप्टन के साथ, हमारे जो कोस्ट गार्ड डिवीजन के हैं। कुछ चीज़ें वो जीमे को भी समझाता है, मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा, मेरे बॉस ने ऐसा कहा है वैसा कहा है। वो उनका नाम एल्डर ब्रदर टिंग है। और जू को फर्क नहीं पड़ता था, चलो यार लड़का अपने जीने के लिए सब वैसा करते हैं, सब में थोड़ी बहुत चीजें होती है। 2 घंटे तक ये रहते हैं खाते पीते हैं मस्त। बाहर धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था, किनपेंग को और अच्छी खासी चढ़ चुकी थी। इस दौरान वो जो क्रैब लाया था वो जू को दे देता है, और जू जब पैसा देने की कोशिश करता है तो ये मना कर देता है और कहता है बिजनेस हमारे क्लैन के लिए अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स के बीच में आज इसके लिए आप गिफ्ट ही समझ लो। जू कोशिश करता है लेकिन अब वो बंदा नहीं मानता है, तो जू फिर ज्यादा फोर्स नहीं करता है, थैंक्स बोलता है और ये रूम छोड़ देते। गेट के बाहर आ चुके थे और फिर बाहर में बात कर रहे थे कि अरे हमको मिलते रहना चाहिए, कि देखो वैसे भी यहाँ पर हम ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे बीच में अच्छे रिश्ते हैं तो कम से कम हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। फिर वो बताता है कि मैं ग्राउंड ब्यूरो में हूँ, कोस्ट गार्ड डिवीजन, आप किस में हो, क्राइम डिपार्टमेंट के कौन से डिवीजन में, सेलेस्टियल ब्यूरो। जो ऐसा बोलता है ताई हुई भी और सरप्राइज होती है, किनपेंग भी सरप्राइज होता है, सेलेस्टियल ब्यूरो में आप हो, उसी में तो वो फेमस बंदा है, वो यूनिट 6 में है, आप किस में है, जूनियर ब्रदर जो इन दोनों की तरफ देखता है, यानी जाई हुई और किनपेंग की तरफ। उसके बाद ली जिमे की तरफ थोड़ा सा सोचता है कि बोलूं ना बोलूं, फिर बोलता है मैं भी यूनिट 6 में हूँ। किनपेंग की आंखें और बड़ी हो जाती, मतलब आप वो जो फेमस बंदा है आप और वो सेम ग्रुप में हो। लेकिन रुको रुको रुको, उस बंदे का भी सरनेम जू है। जाई हुई भी कहती हाँ एक यूनिट में 20 लोग होते। किनपेंग ऐसा कहता है मानो उनके नशे उतरने लगे थे। जी में सब सुन करके समझ गई। देखो इस बंदी के सेंसर्स बहुत शार्प थे, जब जू कमरे में एंटर किया था ना तो इसने वो ब्लड और उखी जो हो रहा होती किसी बंदे की बॉडी से वो फील की थी। किनपेंग अब हंसने लगता है, जू की तरफ देखता है अचंभित होकर। सेम हाल इस बंदी से आई हुई का भी। दोनों कुछ कहना चाहते थे बट कह नहीं पाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते। जाते जाते किनपेंग सोच रहा था यार ये बंदा, उसके बाद अपने टोकन से बात करता है किसी से, क्योंकि आप टोकन से बात कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी बंदे से पूछता है कि तुम पता कर सकते हो कि सेलेस्टियल ब्यूरो यूनिट 6 में कितने जू सरनेम के लोग हैं। जू इस दौरान जाने ही लगा था क्योंकि सब निकल चुके थे। कुछ कदम लेता फिर रुक जाता, रेस्टोरेंट की तरफ देखता तो वो लड़की अभी भी खड़ा थी, वेटर से बात कर रही थी और वेटर थोड़ा ना चिढ़ रहा था और कह रहा था कि तुम सेक्ट डिसाइपल हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने खाना खा लिया तो हमने फिर कमरा साफ कर दिया, तुम्हें वो बचा कुचा खाना क्यों चाहिए। ये लड़की वही अपनी लीज में थी। वेटर की बात सुन के थोड़ा और शर्मा जाती है, मतलब उसे बुरा लगता, जोकिंग लौटता है और इस दौरान देख करके ना लीजिमे का चेहरा और लाल हो जाता है, सो और ज्यादा शर्माने लगती है। और जो फिर बेटा से कहता है कि तुम्हें कमरा इतना जल्दी साफ नहीं करना चाहिए था। वेटर उसकी तरफ देखता है और फील करके उसकी फट जाती है। तुरंत रेस्पेक्ट दिखाता है कि आप सही कह रहे हैं सर, मैं पैक करके लाता हूँ। ला करके सामान फिर ये लीजिमे को दे देता है। जीमे काफी खुश हो जाती है और उसको थैंक्स बोलती है। जो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, खाना वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं भी जब यंग था तो मैं लोगों के बचे कुछ खाने खा करके सरवाइव किया हूँ, तो चलता है। लीजी में इस दौरान चंद्रमा चमक रहा था, इसके गर्दन के आसपास ना एक जख्म था वो दिखता है, इसके बाल थोड़े उड़ते हैं हवा की वजह से।
इसे देखकर ना जू को वो पुरानी बंदी याद आती जो कि इसे बंजारे कैंप में मिली थी। उसको भी आपको याद होगा तो जू ने वो गिफ्ट भी किया था, टोकन वगैरह, क्रिस्टल वगैरह, जिससे जख्म खत्म हो जाते हैं। इस दौरान जीमे की बॉडी से ना ये करप्शन की तगड़ी ऑरा फील करता है। इस बंदे के पास धर्मा बोट भी नहीं था, वो भी समझ में आ रहा था, क्योंकि अगर धर्मा बोट में आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो तो करप्शन की ऑरा भी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। और उसको कहता है मेहनत करो, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम कुछ समय में धर्मा बोट खरीद लोगी। उसके बाद ये जाने लगता है। जो जानता था इस बंदी की ज़्यादा हेल्प करके ये क्या ही कर सकता है, जो भी है इस बंदी को करना पड़े। इस बंदी के अपने चॉइसेस होंगे जो इसको आगे या पीछे ले जाएंगे। लेजी में इस दौरान उस तरफ देखती थी जू आ रहा था, क्योंकि जू ने क्या किया था ना, जाते जाते इसको कुछ वाइट बोलसेस देके गया था ताकि इसके अंदर की करप्शन कम हो। और किसी बंदे से पहली बार इसने वार्मथ फील किया था। मतलब देखो, दुनिया बहुत निर्दयी है यार, कोई किसी का ऐसा हेल्प नहीं करता है। इस बंदी की आंखों में एक अलग रेस्पेक्ट था। जू ने ना इसे थोड़ा वो भी दिया था, बोलते ना इनकरेजमेंट दिया था कि तुम अच्छा कर सकती हो, तो ताकि इसका जो लो कॉन्फिडेंस है ना वो चीज़ें भी कम हो, इनसिक्योरिटीज वगैरह। मनी मन बस ये थैंक्स बोलती है कि हाँ मैं थर्माकोट जरूर खरीदूंगी। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।